नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव का उल्लेख अपने राष्ट्र के नाम संदेश में किया था। वही चीजें आज उन्होंने एक ओपन लेटर देश के सारे नाम को लिखकर कहा है। वही बातें जो उन्होंने कल कही थी कि जीएसटी बचत उत्सव हम मनाएंगे, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें सब सामान स्वदेशी खरीदना चाहिए, सब कुछ स्वदेशी बेचना चाहिए। आखिर राष्ट्र के नाम संदेश देने के बाद आज इस खुले पत्र का मतलब क्या है? कल से हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने पहले खूब लूट मचाई जीएसटी के नाम पर, और अब एक 2.5 लाख करोड़ की छोटी सी छूट को वो एक इतना बड़ा उत्सव के रूप में सारे जो नागरिक हैं उनके लिए पेश कर रहे हैं। कल उन्होंने ये भी कहा कि नागरिक देवो भवः। आखिर क्या मोदी जी जीएसटी बचत उत्सव के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? सिवाय इसके और तो कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे लगा कि आज इस पर देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट संतोष मेहरोत्रा सर से बात करनी चाहिए। प्रोफेसर मेहरोत्रा, आपका बहुत बहुत जनगणमन 24/7 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जीएसटी में छूट, पहले तो लूट हुई, उसके बाद छूट हुई, और अब छूट के बाद ऐसा एहसान पूरे देश पर लादा जा रहा है मोदी जी द्वारा, जैसे कि भाई मैंने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया देश पर। ये पहले राष्ट्र के नाम संदेश, आज फिर एक खुला चिट्ठी पूरे देश वासियों के नाम पर। आखिर कर क्या रहे मोदी जी? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, मगर क्योंकि आखिर ये निर्णय सारे जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं, जिसमें राज्य भी सदस्य हैं, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस जीएसटी काउंसिल में जो वोटिंग पैटर्न होता है नीलू जी, वो इस प्रकार होता है कि केंद्र सरकार का उसमें जो अनुपात है, जो वेट है, वो 1/3 का है। तो यानी कि अगर कुछ भाजपाई प्रदेश जिसमें भाजपा की सरकारें हैं वो मिल जाएं और केंद्र सरकार मिल जाए, तो पूरे देश पे बाकी राज्यों पर कुछ भी निर्णय लागू कर सकते। अब हुआ ये कि 8 साल पहले जब इसका ये निर्णय हुआ कि 5-5 रेट्स होंगी, जिसकी वजह से लोगों को महसूस हुआ कि ये काफ़ी भारी पड़ रहा है उन पर, हुआ ये कि इतनी जल्दबाजी में उसको लागू किया गया कि बेतरतीब लागू करने की वजह से, बिना तैयारी के लागू करने से उसका नकारात्मक असर काफ़ी हुआ। छोटी इकाइयों पर ख़ासतौर से हुआ, रोज़गार कम हुआ उसकी वजह से, ख़ासतौर से आपकी असंगठित क्षेत्र की इकाइयों पे। और इन सब वजह, और वैसे भी देखिए नीतिगत कारणों से हुआ ये कि नोटबंदी और एक पोरली प्लान्ड एंड डिज़ाइन जीएसटी की वजह से ग्रोथ रेट कम हो गई थी। ग्रोथ रेट जब कम हुई तो जाहिर है रोज़गार कम हुआ, और उसके बाद लॉकडाउन भी बेतरतीब लागू कर दिया गया। इस सब से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अस्थिर हो गई और बेरोजगारी बढ़ी, विकास दर कम हो गई। इन सब चीज़ों को कमियां सरकार को महसूस हो रही थी, जाहिर है। तो इनकी पूरी, पहले तो इन्होंने कोशिश की कि चलो कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटा देते हैं 2019 में। उससे काम नहीं चला से मतलब वो जो उम्मीद थी कि हमारे देश के बड़े घराने जो हैं, बड़े निवेशक जो हैं, वो निवेश करेंगे, उन्होंने निवेश नहीं किया। उन्होंने वो जो आमदनी उनकी अधिक हुई क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स रेट घट गया, उससे उन्होंने किया ये कि जितना उनका ऋण था, बैंकों से ऋण ले रखा था अत्यधिक, वो सब वापस कर दिया। और उसके ऊपर से सरकार ने और फायदा कराया बड़े बड़े घरानों का, क्योंकि 14.5 लाख करोड़ का जो ऋण था बैंकों पर, उसको खारिज कर दिया। यानी कि उसको
भारत सरकार ने बैंकों से कहा कि हम इसको वेव ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, तो बड़े बड़े हेयर कट्स के। अब इस स्थिति के बावजूद इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, निवेश नहीं बढ़ा। निवेश नहीं बढ़ेगा तो रोजगार नहीं बढ़ेगा, जब रोजगार नहीं बढ़ेगा तो वेतन दर नहीं बढ़ेगी, जब वेतन दर नहीं बढ़ेगी तो जब जीएसटी से मैं जोड़ रहा हूं, जीएसटी का भार पड़ेगा लोगों पे। उसके ऊपर से ये सरकार ऐसी है कि मनमानी करने पे उतारू थी, क्योंकि एक तरफ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स घटा दिया तो इनको पैसे उलीचने के लिए फिर आपका जो टैक्स था जीएसटी, उस पे जीएसटी के अतिरिक्त जो पेट्रोल पे एक्साइज है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल का दाम कम हो जाने के बावजूद इन्होंने भारत के उपभोक्ताओं को फायदा नहीं पहुंचाया। अब 100 रुपए का पेट्रोल और डीजल, करीब 90 रुपए का डीजल मिल रहा है, गैस का दाम बढ़ गया है, तो आम आदमी बहुत त्रस्त था, बहुत त्रस्त था। इन सब वजहों से सरकार को फिर ये महसूस होने लगा, तो चलो भाई, कंजम्पशन तो बढ़ नहीं रहा है, खपत बढ़ नहीं रही, जब उपभोक्ता त्रस्त है, उसकी आमदनी नहीं हो रही, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, तो उन्होंने वो पर्सनल इनकम टैक्स घटा दिया इस साल के बजट में, उससे भी बड़ा फायदा नहीं हुआ। अब जाकर के सरकार ने वो किया है जो 8 साल पहले करना चाहिए था, क्योंकि जीएसटी में आप ये पा रही हैं कि इस 8 साल में इन्होंने इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस और इतना ज्यादा जटिल बना दिया था कि उपभोक्ता को तो एक तरफ रख दीजिए, जो किराने की दुकान थी, जो एक बात नहीं समझ में आ रही है, नहीं, जो आप बात कह रहे हैं कि भाई इनको जटिलता तो समझ में आई, बहुत इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जिसकी वजह से इकोनॉमी को खामियाजा भुगतना पड़ा, तो कम से कम मोदी जी आके सॉरी बोल देते, ये कह देते कि भाई हमारी नीतिगत फैसलों में कुछ गड़बड़ी हो गई, अब हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उस गलती को उस गलती को ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन उसको एक उत्सव के रूप में पेश करना, ये बात को नहीं पचती है। बिल्कुल खटक रही है भाई, सबको खटक रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्सव तो वो मनाए जो मतलब उसको कुछ बड़ा भयंकर फायदा हो जाने वाला है। हो ये रहा है कि जो महंगाई फालतू में बढ़ी हुई थी नीतिगत कारणों से, वो महंगाई पे कुछ में कमी आने की संभावना है जब ये जीएसटी घटेगी, तो संभावना कुछ जरूर है कि कुछ खपत बढ़ेगी। देखिए अगले 3 हफ्ते तो वैसे ही खपत बढ़ने वाली है। खपत क्यों बढ़ने वाली? क्योंकि नवरात्रि आई हुई है और दिवाली आने वाली है, तो तब तो वैसे ही खपत बढ़ती है। अब हमें देखना यह है कि 3-4 महीने बाद ये खपत बढ़ती है कि नहीं, कि क्योंकि आम आदमी बहुत दुखी है, बहुत त्रस्त है और उसका वेतन नहीं बढ़ रहा है। जी, आपको वाकई में लगता है प्रोफेसर मेहरोत्रा की जिस तरीके के बचत की बात मोदी जी कर रहे हैं कि अब चीजें सस्ती हो जाएंगी, आपके जेब में पैसे बचेंगे, बचत हुई कहाँ है, कहाँ लोग बचा पाए हैं, अब वो बचत की बात कर रहे हैं, तो ये बचत का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा डिरेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है जो मोदी जी पूरे देश के सामने लगा रहे हैं। आपने बहुत सही बात कही, आपने वही बात कही जो मैं उसको कहने वाला था कि बचत की जगह हो ये रहा है, क्योंकि आमदनी नहीं बढ़ रही, रोजगार नहीं बढ़ रहा और महंगाई बढ़ रही थी, खासतौर से फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था। इस कारणवश उपभोक्ता दुखी होकर के, त्रस्त होकर के निजी ऋण ले रहा था बैंकों से। रिटेल लेंडिंग बैंकों की बड़ी जबरदस्त तौर से बढ़ रही थी, तो इतनी जबरदस्त तौर से बढ़ रही थी नीलू जी कि आरबीआई ने सख्ती करके बैंकों को कहा कि आप रिटेल लेंडिंग का अनुपात कम करिए, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो एक बात तो ये हुई, भाई रिटेल लेंडिंग इसलिए हो रही क्योंकि आम आदमी खपत करने के लिए, खर्च करने के लिए पैसे की कमी महसूस करता है, तो इसलिए वो ऋण ले लेता है। दूसरा काम आम आदमी ये कर रहा था नीलू जी, गांव का और शहर का दोनों आम आदमी वो कर ये रहे थे
कि अपने घर में जो सोना होता है वो सोने को गिरवी रख करके या बैंकों से या वैसे जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके पास सोना गिरवी रख करके ऋण ले रहा था। तो ये सब स्थिति बनी है इसी वजह से है क्योंकि आमदनी नहीं बढ़ रही थी। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। सेविंग्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी गिरा, एज अ शेयर ऑफ जीडीपी गिरा, और हाउस होल्ड सेविंग्स तो हमारे पिछले 20-25 साल के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर है। हाउस होल्ड सेविंग्स, क्योंकि 3 तरीके की सेविंग्स होती हैं, एक अर्थव्यवस्था में एक कॉर्पोरेट सेविंग्स होती है इसके अतिरिक्त, और दूसरी सरकारी सेविंग्स होती हैं। तो वो दोनों तो ठीक चल रही, मगर जो निजी बचत है वो काफी कम है। आप बिल्कुल वजह फरमाएं। प्रोफेसर मेहरोत्रा, मुझे ये समझना है कि एक पर्टिकुलर फैमिली ए बी सी को ले लेते हैं। अब उस घर में हो सकता है कि एक फैमिली ने गाड़ियां बहुत साल से नहीं खरीदी हो, अब सोचा हो कि चलो भाई अगर सस्ता हो जाएगा तो खरीद लेंगे। लेकिन सवाल वही आता है कि भाई पैसे जब बचे ही नहीं है तो वो गाड़ी कहाँ से खरीदेगा। हो सकता है किसी गृहिणी ने सोचा हो कि चलो अब बचत हो जाएगी, हम कुछ एक हीरे का सेट ले लेंगे या सोने का सेट ले लेंगे अपने लिए ऑर्नामेंट का। लेकिन अब पैसे कहाँ हैं जब बचत ही नहीं हुई। तो ये कौन सा सब्जबाग मोदी जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि हर हाउस होल्ड में इस समय हर घर में मायूसी ज्यादा है और मोदी जी केवल सपना ही दिखा रहे हैं और सपना ही बेच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने। आखिर स्वदेशी का जो ये नया राग अलाप रहे हैं इस जीएसटी बचत उत्सव के साथ, इसका क्या मतलब है सर? ये स्वदेशी का राग तो सच मुझसे पूछिए तो मैं भी थोड़ा सा चकित था कि ये क्यों एकदम से स्वदेशी की बात शुरू हो गई। और स्वदेशी की बात इसलिए शुरू हुई है, मुझे लगता है, मैं तो अनुमान ही लगा सकता हूँ, क्योंकि ट्रंप ने हमारी अर्थव्यवस्था पे काफ़ी आघात किया है और हमारा निर्यात वहाँ कम होने वाला है, कम हो ही रहा है, बेरोजगारी उसकी वजह से बढ़ेगी। और उनको लगता है कि जो हम आयातित करते थे चीन से, क्योंकि चीन और अमेरिका ये 2 देश हैं जो हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, जहाँ से हम अधिक मात्रा से सेवाएं और पदार्थ मतलब गुड्स उनको आयातित करते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये अगर भारतीय पदार्थ का इस्तेमाल होगा तो ये आयात कम हो जाएगा, तो वगैरह वगैरह यही सोच हो सकती है, और तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है। खैर, मोटी बात यह है कि अर्थव्यवस्था में पिछले 10 साल में वो विकास दर नहीं रही है जो उससे पिछली 10 साल में रही थी। मोटी बात आपके श्रोताओं को ये समझना जरूरी है। और अगर हम एक तेज गति से विकसित होने वाले देश हो गए हैं, जिसे हम कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, तो वो केवल इस वजह से है क्योंकि चीन की विकास दर कम होगी। चीन ने अपना विकास दर कम कर लिया। भाई वो तो हमसे 5 गुना आगे हैं प्रति व्यक्ति आय में, जबकि वो हमारे अपने स्तर पे थे 95 में। और 95 से आज तक अगर हम मान के चलें 30 साल हो गए, तो उस दौर में 11 और 8 19 साल तो एनडीए और भाजपा की सरकार रही है। आप ये देखिए इस 30 साल में, है ना। तो ये हमारे श्रोताओं को समझना पड़ेगा। वो चाहे विपक्ष को जितना गरलिया ले, असलियत यह है कि पिछले 30 साल में जो चीन आगे बढ़ गया और हम पीछे रह गए उनसे, उस दौरान सबसे तेज विकास दर तब थी जब यूपीए की सरकार थी, 2004 से 15-14। तो आप सोचिए, उससे पहले कम थी, उसके बाद कम हो गई। तो ये क्या मतलब डींगे हाँकना। खैर, आप समझ रही हैं कि क्या कहाँ मैं जा रहा हूँ। जी, कुल मिलाकर प्रोफेसर मेहरोत्रा, ये जो जीएसटी बचत उत्सव प्लस आत्मनिर्भर भारत प्लस स्वदेशी, ये कोई घुट्टी है ऐसा लग रहा है कि पिलाने की कोशिश हो रही है, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा खराब है।
आपको लगता है कि ये चीजें बहुत जल्दी या कब तक सुधर पाएंगी? जैसा सपना मोदी जी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी समझ में आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव अभी कुछ ही हफ्ते में होने वाला है, तो उनके लिए अनिवार्य हो गया था इस तरीके की बातें करना। लेकिन कब तक चीजें सुधरेंगी? जी सर। नहीं सुधरे, हम, मुझे कोई उम्मीद नहीं कि इस सरकार के रहते ये चीजें सुधरेंगी, क्योंकि इस सरकार में न सोच है, न समझ है, न योजनाबद्ध तरीके से काम करने का की प्रतिबद्धता है। मोटी बात ये समझिए, देखिए कि इन्होंने योजना आयोग को खत्म कर दिया, तो सारे निर्णय कहाँ होते हैं? वो निर्णय होते हैं, बड़ी दुख से कहा जाता है, हम अपने को प्रजातंत्र कहते हैं, और हम जो भी जैसे जैसे विकसित होते हैं देश, उनमें विकेंद्रीकरण बढ़ता है। हमारे यहाँ तो केंद्रीकरण बढ़ गया है, तो अधिकतर निर्णय अब वो प्रधानमंत्री निवास और प्रधानमंत्री के सचिवालय से होते हैं। तब अगर नीति आयोग तो बड़ी कमजोर सी संस्था है, ऐसी स्थिति में आप कोई क्यों उम्मीद कर सकता है? अब एक प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई है, वो आप समझती हैं कि उसकी वो जो मतलब नीतियां बताते हैं उन पे वो लागू होती हैं, उनको कार्यान्वित किया जाता है? कतई नहीं। मतलब वो स्थान और वो ओहदा जो प्रधानमंत्री आर्थिक विकास परिषद का, आर्थिक सलाहकार परिषद का हुआ करता था 10-11 साल पहले, उसके और आज के में अगर आप तुलना करें तो जमीन और आसमान का अंतर है। जी, तो मुझे बहुत उम्मीद है। जी, आप कह रहे हैं कि बहुत उम्मीद नहीं है, तो आखिरी में बस चलते चलते एक बार से एक समराइज करने की कोशिश करेंगे आपके साथ कि ये जो जीएसटी बचत उत्सव प्लस ये आत्मनिर्भर भारत और प्लस स्वदेशी, इसके मायने क्या है? असली मायने आपके हिसाब से क्या है? अगर बहुत संक्षेप में अगर आपसे मैं पूछूं कुल मिलाकर शो के अंत में। जी, संक्षेप में ये जुमले, और कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये जुमले। बिल्कुल। चलिए, तो जुमले की घुट्टी पिला रहे हैं मोदी जी, और लेकिन अर्थव्यवस्था की असलियत क्या है वो प्रोफेसर मेहरोत्रा ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, और अभी कोई नियर फ्यूचर में भी कोई उम्मीद नहीं है कि चीजें बहुत जल्द से जल्द ठीक होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के लिए क्यों ये मैंडेटरी हुआ इस तरीके का राष्ट्र के नाम संदेश देना, फिर अगले दिन एक खुला पत्र चिट्ठी लिखनी सारे नागरिकों को, क्योंकि बिहार का चुनाव सिर पर है और ये दिखाना है कि देखिए हम नागरिकों के लिए हैं। और कल सोचिए चुनावी मजबूरी उनकी क्या थी, उनको ये भी कहना पड़ा कि नागरिक देवो भवा। जिस नागरिक की वो सुध भी नहीं लेते थे, नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया था, नागरिकों को जेल में छोड़ दिया था, उन्हीं नागरिकों को अब भगवान बनाकर वो पूजने की तैयारी में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मेहरोत्रा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।